हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सिक्के, मृदभांड, शिलालेख और मंदिर वास्तुकला यानी कि स्मारकों के बारे में अच्छे से समझा। अब हम लोग इतिहास को जानने के अगले स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत जो हमें आगे पढ़ना है वह है मूर्तिकला। जी हाँ, मूर्तिकला प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। अब प्रश्न उठता है कि मूर्तियाँ प्राचीन कालीन इतिहास के लिए क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि जो उस समय मूर्तियाँ बनाई गईं उससे उस समय के लोगों की धार्मिक आस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है और उस समय पे कला की विभिन्न शैलियों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए मूर्तिकला प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है। मूर्तिकला में प्रमुखतः 3 प्रकार की शैलियाँ द्रष्टव्य हैं, यानी कि 3 शैलियों में मूर्तिकला को बांटा गया है। जिस तरीके से अपन ने स्मारकों के बारे में समझा कि उनकी भी 3 शैलियाँ प्रमुख रूप से हैं, उसी तरीके से मूर्तिकला में भी 3 शैलियाँ हैं। मूर्तिकला में पहली शैली है गांधार शैली, दूसरी शैली है मथुरा शैली और तीसरी शैली है अमरावती शैली। मूर्तिकला की प्रथम शैली है गांधार कला, जिन पर विदेशी प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरी शैली है मथुरा शैली और तीसरी शैली है अमरावती शैली। तो मथुरा शैली और अमरावती शैली विशुद्ध भारतीय कला का प्रभाव द्रष्टव्य है, यानी वह पूर्णतः भारतीय कला है। अगर यह प्रश्न आता है कि तीनों कलाओं में अंतर क्या है, तो पहला अंतर तो अभी आपको बताया कि गांधार कला में क्या है, विदेशी प्रभाव है, और 2 कला मथुरा और अमरावती कला क्या है, विशुद्ध भारतीय कलाएं हैं। अब अगर दूसरा अंतर देखा जाए कि इनमें क्या अंतर है, तो सबसे पहले जो गांधार कला है वह स्वाभाविकता पर आधारित है। जी हाँ, उसमें स्वाभाविकता दिखाई गई है गांधार कला की मूर्तियों में। अब दूसरा जो होता है मथुरा कला, तो मथुरा कला जो है, मूर्तिकला की जो शैली है उस पर आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है। तीसरी कला यानी अमरावती कला, अमरावती कला में कला पर बल दिया गया है, ना कि स्वाभाविकता पर और ना ही आध्यात्मिकता पर। अमरावती कला पर सिर्फ कला पर बल दिया गया है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के माध्यम से उस समय के जीवन के बारे में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भरहुत, साची, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हमें उस समय की गतिविधियों के बारे में, उस समय जनसाधारण क्या सोचता था, कैसे रहता था, उसके बारे में काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला को समझने के लिए इन तीनों शैलियों को समझना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें इन तीनों शैलियों को, यानी कि मूर्तिकला की तीनों शैलियों को अलग अलग तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो इसमें अपन को सबसे पहले प्रथम शैली की तरफ बढ़ना होगा। पहली शैली है आपकी गांधार कला। जी हाँ, गांधार कला को हम लोग अच्छे से समझते हैं, उसके बाद मथुरा और अमरावती कला की तरफ चलेंगे। सबसे पहले गांधार कला। अब गांधार कला की शुरुआत कब से होती है? गांधार कला की शुरुआत होती है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसा तक, यानी ईस्वी तक। इसके मध्य में गांधार कला काफ़ी विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई, कब विकसित हुई, ये तो आपको पता चल गया। अब ये कला कहाँ विकसित हुई, तो यह उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, वहाँ पर गांधार कला शैली सबसे ज़्यादा विकसित हुई। अब आपको कहेंगे कैसे पता, तो जब उत्खनन होता है तो जिस क्षेत्र से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं बहुतायत मात्रा में, उससे ये पता लगाया जाता है कि उस क्षेत्र में यह कला विकसित हुई। यानी भारत का हिस्सा जो अब पाकिस्तान में है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है, उस जगह पर गांधार कला काफ़ी विकसित हुई और वहीं से बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई। गांधार कला बौद्ध मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली है। जी हाँ, गांधार कला में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गांधार कला को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न आता है
कि ग्रीको रोमन कला को समझाइए। तो आप गांधार कला को ही समझाएंगे, यानी इसका पहला नाम है ग्रीको रोमन कला। दूसरा है ग्रीको बुद्धिस्ट कला। जी हाँ, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ प्रमुखता से बनाई गई थीं, इसलिए ये ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कही जाती है। तीसरी है हिंद यूनानी कला को समझाइए। तो ये भी गांधार कला होगी। ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंद यूनानी कला, ये तीनों गांधार कलाओं के नाम हैं, यानी गांधार कला के नाम हैं। ये नाम उन्हें क्यों दिए गए, इसका उत्तर क्योंकि गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी और कला शैली रोमन और यूनानी थी। विषय वस्तु भारतीय यानी महात्मा बुद्ध भारतीय थे, और कला शैली जो थी यानी महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, तो उन पर रोमन और ग्रीक का प्रभाव यानी यूनान का प्रभाव पड़ा, इसलिए इसे हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। कहा जा सकता है कि यह शैली ग्रीको रोमन, हिंदू यूनानी और बौद्ध कला के प्रभावों का सम्मिश्रण है। गांधार कला एक प्राचीन और प्रसिद्ध कला है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्यों और बाद में संस्कृत साहित्यों में भी मिलता है। इस कला के प्रमुख केंद्र जलालाबाद, हड्डा, पेशावर ऐसी जगहों पर, यानी अपन ये सारी जगहें कहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ये बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुई हैं। गांधार कला में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को विशिष्ट रूप से सुंदर और स्वाभाविक दर्शाया गया है। जी हाँ, उनकी मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनाई गई हैं। उनके घुंघराले बाल दिखाए गए हैं और उनके ललाट पर भौरियों को भी दर्शाया गया है। इस मूर्तिकला यानी कि गांधार मूर्तिकला में महात्मा बुद्ध के वस्त्रों की सिलवटें तक साफ दिखाई देती हैं। जी हाँ, जो वस्त्रों पर, पत्थरों पर इतनी अच्छी नक्काशी की गई है कि उसमें वस्त्रों की सिलवटें तक बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। गांधार मूर्तिकला में वास्तविकता पर कम और बाह्य सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को यूनान के देवता अपोलो की तरह कुछ न कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। जो यूनानी देवता हैं अपोलो, उनके समान भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने का प्रयास किया गया। गांधार कला शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों पर उच्च कोटि की नक्काशी की गई है। उनकी भावनाएं, जैसे उनका प्रेम, करुणा, वात्सल्य, उनके मनोभाव पूरे उनके चेहरे पर परिलक्षित होते हैं। इतना सुंदर अलंकरण किया गया है। पत्थरों पर बहुत ज़्यादा आभूषणों का भी प्रयोग किया गया है, यानी आभूषण भी प्रदर्शित किए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि सबसे ज़्यादा इस काल का विस्तार किस राजवंश के काल में हुआ, यानी किस राजा के शासनकाल में इसका विस्तार बहुतायत में हुआ। तो उसका उत्तर होगा कनिष्क। जी हाँ, कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज़्यादा गांधार कला फली फूली। भरहुत और सांची में कनिष्क द्वारा बनवाए गए स्तूप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उम्मीद करते हैं कि आपको गांधार कला की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी एक लाइन में अपन देख लेते हैं। ग्रीको रोमन प्रभाव गांधार कला की ये प्रमुख विशेषता होगी। दूसरा होगा बौद्ध धर्म का प्रभाव। तीसरा होगा भारतीय कला का प्रभाव और उच्च कोटि की नक्काशी गांधार कला की प्रमुख विशेषताओं में से होंगी। अब प्रश्न आता है कि गांधार कला के महत्व को समझाइए। तो महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। वो कौन कौन से महत्व हैं? पहला महत्व है कि गांधार कला ने बौद्ध कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी इतिहास में हमें महात्मा बुद्ध की गांधार कला शैली के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा महत्व होगा यह ग्रीक और भारतीय कला के बीच में गांधार कला पुल के रूप में कार्य करती है। अगला महत्व है यह कला यानी गांधार कला प्राचीन भारतीय कला के इतिहास को समझने में मदद करती है।